देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से। जब से खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद में कुछ घंटे गायब होने के बाद वापस केपी गए हैं, स्पेकुलेशन हो रही है कि उनके साथ इस्लामाबाद में हुआ क्या, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल आपको नज़र आना शुरू हो गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को एक प्लानिंग फॉर वॉर रूम में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप वहाँ पर तकारीर देखें तो आपको इल्म होगा कि इन तकारीर के अंदर गुस्सा कितना है, इनके अंदर जहर कितना है। जो बातें की जा रही हैं वो हम अपने प्रोग्राम्स में साइटेशंस के तौर पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आज केपी ने अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर इन तकारीर को लाइव नशर किया। इनमें से बहुत सारी ऐसी बातें गईं जो अमूमी तौर पर पैमरा की जद में आती हैं, अमूमी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि सख्त तरीन कवानीन के जद में आती हैं, लेकिन केपी असम्बली लगता है कि अब वफाक के इदारों के सामने खड़ी है। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे पास गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर ख़ुदकुशियों के रुझानात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं ख़तरनाक हद तक। इसकी वजह क्या है? हमारे पास माहिर नफ्सियात मौजूद होंगे जो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ ये भी हम इस प्रोग्राम के एक हिस्से में जिक्र करेंगे कि पार्लिमान के अंदर हंगामा रोक कमेटी बनाई है, यानी पार्लिमान को चलाने के लिए कमेटी तरतीब दी गई है। अमूमन पार्लिमान कमेटियां चलाती है, लेकिन अब कमेटी के ज़रिए पार्लिमान चलाई जाएगी। तो अब ये ऐसा क्यों हमें करना पड़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गवर्नर साहब को खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये आपने तकारीर का कुछ हिस्सा देखा होगा या आप पर ख़बरें यकीनन पहुंची होंगी। अगर नहीं भी पहुंची तो हम आपको ये बता सकते हैं कि जहर आलूद किस्म का मवाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के ज़रिए सामने आ रहा है। चूँकि आप फेडरेशन के नुमाइंदा हैं और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में करारदाद भी पेश हुई है जिसमें वफाक के तहत चलने वाले इदारों के बारे में बात की गई है, तो मैं ज़रा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि वहाँ पर सेंटिमेंट क्या है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि इससे पहले हमारे सीएम साहब खाइफ थे असम्बली आने से, और अभी तक खाइफ हैं। सुनने में आ रहा है शायद कल असम्बली के इजलास में है, वरना अभी तक 2/3 अक्सरियत वाले जो वज़ीर आला हैं वो 3-4 दफ़ा इजलास मुलतवी कर चुके हैं, क्योंकि उनको ये ख़तरा था कि हमारे जो उनके जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खड़े होकर उनके ऊपर जो करप्शन के उनके यहाँ पर दास्तानें हैं वो सुनाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या करप्शन हुई है। तो अचानक कल इजलास बुलाया और एक स्पेसिफिक एजेंडे के तहत जो है उन्होंने वफाकी इदारों और मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करना शुरू की और करारदाद पास की। बेसिकली यहाँ पर इनके जो है लोगों का बड़ा एक इस पर गुस्से का भी इजहार है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि डिलीवर नहीं कर सकते। ये इतने नालायक हैं, इतने नायल हैं, इतने निकम्मे हैं कि डिलीवर नहीं कर सकते। अब ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासी यतीमों को सियासी शहीद हम कोशिश करें कि न बनने दें। तो ये ऐसे कहते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा वफाक करें ताकि हम सियासी शहीद बन जाए, लोगों के पास जाएं और बोलें कि यार ये देखो हमारे साथ क्या हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं आपकी तरफ से सवाल करना चाहता हूँ। अपने मेरे बड़े हैं महमूद खान चकजई साहब, मेरे वाले साहब के साथ पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। मैं महमूद खान चकजई से कहता हूँ कि आज आप इनके जो सरबराह बने हुए हैं, आप इनकी गाड़ी के इंजन बने हुए हैं। उन्होंने पश्तूनों की क्या ये रिवायात हैं जो आपके सीएम ने जो स्पीच की है, क्या महमूद खान चकजई इसको इंडोर्स करते हैं? क्या हमारी पश्तूनों की रिवायत हैं? क्या हमारे घरों में कल्चर है? अगर महमूद खान ये कहते हैं कि मैं पश्तूनों का चैम्पियन हूँ और बहुत बड़ी बातें करते हैं और हम उनको हमेशा उनका एहतराम भी करते हैं, तो ये बता दें कि वो सीएम की अगर इस स्पीच को इंडोर्स कर रहे हैं तो मैं इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ महमूद खान की स्टेटमेंट पर, अगर वो ऐसे करते हैं। और मुझे 100% यकीन है कि उन्होंने ये नहीं करेंगे। जो चीज़ सीएम ने बातें की हैं ख़वातीन के मुतल्लिक, ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक, ये तो उसके अपने घर की तरबियत और सियासी तरबियत बता रही है कि घर में क्या तरबियत है और घर में अपनी ख़वातीन के साथ वो किस तरह पेश आते हैं। जिस तरह उन्होंने बाकी ख़वातीन के मुतल्लिक बात की है या बाकी लोगों के मुतल्लिक बात की है, ये तो अपनी तरबियत बता रहे हैं कि मेरे घर में ये तरबियत है और मैं ऐसे अपने उनके साथ ट्रीट करता हूँ, या फिर मैं मेरी पोलिटिकल तरबियत है और मैं पोलिटिकल ऐसे ट्रीट करता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ, आपने कहा कि असम्बली के अंदर उनको ख़तरा है, असम्बली के अंदर उनके ख़िलाफ़ सेंटिमेंट वो नहीं है जो बाहर से नज़र आता है, लेकिन कल से मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, और ज़ाहिर हम तो चूँकि दूर बैठ के मवाद का तज्जिया करके ही ट्रेंड अखज़ करते हैं, आपके पास बेहतर मालूमात होंगी, वो तो ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। जो तकारीर हैं वो क्या सीएम इंस्टिगेट करवा रहे हैं ये तकारीर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग तकारीर हैं, और जो रेजोल्यूशन
है उसको इस बात से कतई नज़र के उसके अंदर अपोजिशन नहीं थी और ये करारदाद पास हो गई, उसका जो हर लफ्ज़ जो है वो चुभता हुआ लफ्ज़ है। वो इमरान खान की को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर की तकरीर के इंडोर्स कर रहे हैं, तो ये सेंटिमेंट फिर कहाँ से आ रहा है? देखिए, जब इमरान खान साहब को पता चला कि मैं इस्टेब्लिशमेंट और हाफिज साहब के पाँव तक मेरे हाथ नहीं पहुंच सकते और मैं माफ़ी नहीं मांग सकता और मुझे पाँव पड़ने नहीं दे रहे हैं और हर जगह से उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब उन्होंने अपना एक यू टर्न मार दिया है कि हम इनसे कोई बातचीत नहीं करते। माजी में तो यही लोग कहते थे ना कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, फ़ौज से बात करनी है। हमने बात फ़ौज से करनी है, लेकिन हमने कोर्ट जो है वो सिविलियन लेने हैं। अगर आप फ़ौज से बात करना चाहते हैं फिर फ़ौजी अदालतों का सामना करें, या तो आप दोनों तरफ सिविलियन की बात करें कि हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं और हम जो है सिविलियन कोर्ट की तरफ जाते हैं। अगर आपने बात इस्टेब्लिशमेंट की आपके लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट की बात की कि हमारे खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और वो पुरानी बिसाखियाँ और पुराने कंधे जो उनको याद आते हैं कि हमें जिस तरह वो ले गए थे इक़्तिदार तक, तो फिर आप मिलिट्री कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? फिर आप उधर उनके कोर्ट का ही सामना करें जिनकी आप सपोर्ट चाहते हैं। लिहाजा जब इनके दरवाजे बंद हो गए तो इनका यही वतीरा रहा है कि जब किसी को डिसोन करते हैं तो इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, जब कहीं से ना होती है तो इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। और ये एमपीएस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली उनको ऐसे करें कि पिस्तौल या बंदूक की नोक पे कहा जा रहा है, उनको मैसेज दिया जा रहा है कि आपने ये स्पीच करनी है वरना हम आपको डिसीट भी कर सकते हैं, आपको आपकी खैर नहीं है। ये डेलिबरेटली नहीं कर रहे हैं, ये जो है वो ज़बरदस्ती और जबर उनसे वो स्पीचेस करवाई जा रही है। ये कौन करवा रहा है? क्योंकि सीएम साहब जो खुद सामने नहीं आ पा रहे हैं पिछले 48 घंटे में, हो सकता है कल वो सामने आए जिसने आपने फरमाया, क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो बज़ौर बाजू ये स्पीचेस करवा पाएँ? अगर वो नहीं है तो फिर कौन करवा रहा है? इमरान खान साहब के जो है वो जो भी मैसेजिंग है, जो भी है, कल उनकी पार्टी के यहाँ पर लोग भी आए हुए थे। अब जो पिछले 48 घंटे से हमारे सीएम साहब नज़र नहीं आ रहे, तो उनके लिए मैं वो एक हमेशा मुझे चौधरी निसार अली खान साहब का एक शेर याद आता है, हमेशा कौमी असम्बली में खड़े क्योंकि मैं जब स्पीकर की उस पर चेयर कर रहा था तो हमेशा ये कहते थे कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह कामों में। तो 48 घंटे से नहीं नज़र आ रहे, तो अगर ऐसे काम ना कर तो शायद आप चेहरा दिखाने, मुंह दिखाने काबिल लोगों को दोनों के क्यों नहीं आ रहे। उनको आए ना, जुर्रत करें, मुकाबला करें। इन्होंने तो अभी काउंट डाउन भी शुरू है, मेरे ख्याल में 11-12 दिन रह गए हैं। इन्होंने पंजाब भी फतह करना है, इन्होंने अडयाला भी जाना है, बहुत से इनके भी टास्क शुरू हों, उनके जो है वो नक्शा साजी कर रहे हो कि कहाँ से इन्होंने जाना है, कहाँ कौन कौन से किले फतह करने और कहाँ तक पहुँचना है, तो पता चल जाएगा। लेकिन जो बातें करते हैं फिर उस पर रिवर्स ना मारें। अब तो पश्तूनों की गैरत का सवाल है, अब देखते हैं कब ये जेल ब्रेक करते हैं या लाहौर को फतह करते हैं। अब हम इंतज़ार में, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी जो है पश्तूनों की गैरत को जो है मिलियमेट ना कर दे भी है। आई अंडरस्टैंड कि आप ज़ाहिर है उनको उनके अल्फाज के मयार के ऊपर परखेंगे और फिर ज़ाहिर नतीजा वो नहीं निकलेगा। और लेकिन आपका वाक़तन क्या ख्याल है कि इस तरीके से अगर आप उनको एम्बेरस करें, आपसे मुराद आप नहीं, अगर उनको एम्बेरस किया जाए कि आप ये कहते थे, आपने ये किया, आप बड़कें लगाते थे, फिर जाके आप मीटिंग करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं ये कर दूँगा, फिर आप नज़र नहीं आते, लेकिन इससे जो गुस्सा है क्या वो कम आपको नज़र आ रहा है? हमें बैठे तो यहाँ पर लग रहा है कि शायद ये जो मामला इमरान खान जेल से चला रहे थे, जो उनकी बहनें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थीं, जो गंडापुर साहब तकरीर करते थे, अब वो फैल रहा है। तो व्हाट इज़ योर असेसमेंट? क्या ये फैल रहा है ये गुस्सा या नहीं? कोई नहीं फैल रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेजॉरिटी पीटीआई जो है उसको जो है इस तकरीर को उन्होंने कोई अप्रिशिएट नहीं किया। जो मजबूरी के तहत उन्होंने अप्रिशिएट करना है, जो पार्लियामेंट मौजूद है जिनको ज़बरदस्ती स्पीचेस के कहा जा रहा है, जिनको अपने औजारों को अब ये कह रहे हैं कि आप ये करें ताकि हमें इसका सपोर्ट मिले, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट लाहौर का रखा है कि हमने जलसा करना है। अगर हम ये आज इस पर बैकआउट हो जाते हैं तो हमारे लाहौर का जलसा नाकाम हो सकता है, हम नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ होते हैं। उसके लिए अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि लाहौर में हमारा रिज़ल्ट, जो कि अब देखते हैं कि इस पर वो क्या जो है, मुझे 100% यकीन है और मैं कहूँगा कि मैं अगर सीएम पंजाब की जगह हो तो मैं इनको कोई एनओसी नहीं देता। लेकिन सियासी जमातें बगैर एनओसी के भी जलसे करते हैं। अब देखते हैं कि बगैर एनओसी के जलसा करके तो दिखाएं। हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हम भी बगैर एनओसी के जलसा करते थे, आखिर मिनट में एनओसी दे भी देते, कभी नहीं देते थे। अब मैं कहता हूँ कि आपने इतनी बड़ी तड़ी लगाई है तो आप एनओसी के साथ बगैर जलसा करके दिखाएं। लेकिन ये होगा नहीं।
क्योंकि जो एक या शराब की बोतल के पीछे पूरा हाईवे पे इस्लामाबाद पे दौड़ रहा हो, तो ये तो बहुत बड़ा टास्क है अचीव करने के लिए। एक बोतल के पीछे, एक दो बोतलों पे आप जो है पूरा इस्लामाबाद से भाग रहे थे, तो पत्नी ये तो अपने बहुत लाहौर तक जाने पत्नी क्या करेंगे। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास मैसेज आ रहा है, और वो एक ऐसा रैंडम मैसेज है जो किसी ने ये तकारीर देखी, जो उनके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है असम्बली का, उस पर चली। मैं पढ़ देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। आई हैव वॉच्ड डिफरेंट स्पीचेस फॉर एन आवर, दे आर ऑन फायर and on an agenda. Something big is coming up. I feel sad for Pakistan. Other parts of these speeches, उन speeches हमें भिजवाई भी हैं, are worse than this clip. So जो लोग उनको देख रहे हैं speeches को, वो उनका ख्याल है कि ये बहुत जहर है। But you seem very calm. आपके ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैंने को शुरू में कहा है कि अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग नालायक हैं, निकम्मे हैं, नाअहल हैं, डिलीवर नहीं कर सकते हैं। अब लोग काम इनसे मांग रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं। 1 पॉइंट एजेंडे पे यहाँ पे काम हो रहा है। आप आएँ, पेशावर के विज़िट करें, सूबे के विज़िट करें, लोगों से पूछें। क्लास 4 तक नौकरियाँ बेची जा रही हैं, हर चीज़ का अपना रेट लगा हुआ है, तारीख़ की बदतरीन करप्शन यहाँ पर हो रही है। जो भी मेजॉरिटी जो DC, DPO, DIG कमिश्नर लग रहे हैं, सेक्रेटरी लग रहे हैं, अपने रेट उनके मुख्तलिफ के फिक्स हैं, वो देंगे इसके भाई को तो फिर ये आएंगे। फाइनेंस में कोई बिल पास नहीं हो सकता किसी कॉन्ट्रैक्टर का, किसी का भी, जब तक ये NOC नहीं देते हैं। लूट मार जो है का बाजार गर्म है। ये आपस में क्यों लड़े हुए हैं? इसी लड़े हुए हैं कि जो माल आपने कमाया हमें हिस्सा दें। हिस्सा नहीं मिला तो आपस में किसी को डिनोटिफाई कर रहे हैं, किसी को ला रहे हैं, किसी से पैसे लेकर अपॉइंट कर रहे हैं, कोई सेक्रेटरी से ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों पे हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। ऐसे अंत मची हुई, जैसे इनको किसी ने कहा कि बस आप चंद दिन के मेहमान हैं, जितना माल गनीमत लूट सकते हैं लूट ले। और मैं कह रहा हूँ कि इदारे भी आज खामोश हैं, इदारे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप मुझे बताएं क्लास 4 की क्या नौकरी होगी, 6 लाख और 8 लाख उसका रेट लगाओ और वो बिक रही हो। चलें, ये तो सियासी मामला होगा, लेकिन अगर सूबे के हालात इतने ख़राब हैं और हम लकी मरवत के अंदर जो पुलिस वालों का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर भी आपकी राय चाहेंगे। 3 दिन से वो प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी बाजौड़ के अंदर पोलियो टीम के ऊपर जब फायरिंग हुई, पुलिस वालों की शहादतें हुई, तो उसके ऊपर भी एहतजाज जारी है। जो PTI की मुकामी क़यादत है वो डायरेक्ट कर रही है कि जिस तरह इदारों के ख़िलाफ़ इस करारदाद में जिस तरह उन्होंने कहा जी कि हमने कहा जी कि इंटरफेरेंस होती है, पुलिस वाले भी रेबेल कर रहे हैं। सो वो तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं वफाक के इदारों की तरफ के जी एंगर जो है हमारे खिलाफ नहीं है, ये वफाक के खिलाफ है। कोई वफाक के खिलाफ नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तमाम मिलिटेंट्स का या दहशतगर्दों के हाथ चढ़ा हुआ है, और सबसे ज़्यादा हालात जो हैं वो डेर इस्माइल खान, जिसमें मेरा इलाका भी है, और CM साहब भी वहीं के हैं और IG साहब भी वहीं के हैं। सिंध में अगर मोबाइल चोरी होते तो आप कहते हैं सूबाई हुकूमत कहाँ पर है, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है। 18वीं तारीख के बाद ये सूबाई हुकूमत का काम है लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना। जब D खान में और वज़ीर आला साहब के ज़मीनों के साथ से जज अगवा हो रहे हों, जज पे फायरिंग हो रही हो, वज़ीर आला साहब के अपने गाँव से कर्नल और नादरा के ऑफिसरदार अगवा हो रहे हों, आपके अपने हल्के में जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स शहीद हो रहे हों, फौज के जवानों पे हमले हो रहे हों, पुलिस पे हमले हो रहे हों, रूरल सेंटर पे हमले हो रहे हों, आज तक क्या सूबाई काबीना का एक इजलास भी हुआ? आज तक कोई काबीना जो है वो हमारी काबीना ने 1 पॉइंट एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग की? क्या सूबाई असम्बली में कोई डिस्कशन हुई? आप मुझे बताएं, कल एक मखसूस एजेंडे के तहत इजलास बुलाया गया, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई डिबेट नहीं हुई। और अगर बकौल आपके जो मीडिया के दोस्त हमें बता रहे हैं कि CM साहब बड़े लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग के लिए गए थे, तो तो ये था कि कल वो अपनी असम्बली को एतमाद में लेते कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की है और मुझे फलां ने ब्रीफिंग दी है और ये सिचुएशन है। और एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी जिसमें सिवाय उनके या कोई औरों के कोई और सूबे का नुमाइंदा नहीं था। चीफ सेक्रेटरी और IG और FC फ्रंटियर कोर, फ्रंटियर कांस्टेबल कोई नहीं था, इंटीरियर का कोई नहीं था, सिर्फ वही जो है उस मीटिंग को खुद ही चेयर कर रहे थे और खुद ही मशवरे दे रहे थे। लिहाजा जब CM के हल्के की ये पोजीशन हो, इस वक्त ये पोजीशन है कि असर के बाद नाके लग जाते हैं और गाड़ियों की चेकिंग होती है, उसमें सरकारी मुलाजमीन को ढूंढा जाता है, कौन है उनको अगवा किया जाता है, और आज पुलिस एहतजाज पे है। तो अगर आप इस पे खामोशी इख्तियार कर रहे हैं मुजरिमाना, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। और ये मैं नहीं कहता, ब्रिगेडियर जो है महमूद शाह साहब ने भी इस पर स्टेटमेंट दी है, और आपका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसे है कि आपने जो करतूत किए हैं D खान में वो सबके सामने है। आपके अपने वजीर अगर शहीद होते हैं उनका भी FIR आपके ऊपर होती है। मैदान में जो टोटी शहीद होते हैं उसकी FIR, उसका जो है खुरा आपके घर की तरफ जाता है।
वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती हैं तो खुद आपकी ज़मीनों की तरफ जाता है, आपके पड़ोस में ज़मीन होती है। आज वहाँ पोजीशन ये है डिस्ट्रिक्ट टांक में कि वहाँ पे सरकारी मुलाजिमीन को कहा जाता है कि आप अपनी गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में ना आएँ। आप मेजॉरिटी को कहा जाए कि आप सरकारी दफातर, इनकी अपने जो तहसील है कुलाची, उसमें मेजॉरिटी दफातर बंद हो गए और डी खान शिफ्ट हो गए। तो ये तो सिचुएशन है। इन लोगों ने जो माजी में मिलिटेंट्स को यहाँ पर आबाद किया था पुरअमन रहने के लिए, पुरअमन होंगे, आज उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। आज जब उन्होंने हथियार उठा लिए तो हम किसका गिरबान पकड़ें? ये लोग उनको आबाद कर रहे थे, आज ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं। अगर एक्शन नहीं कर रहे हैं, हमारे लोगों को अमन नहीं दे रहे हैं, अमन अमान बहाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सूबाई हुकूमत मुलव्वस है इस चीज़ में। तो बात तो यह है कि अगर आपने एक्शन लिया होता, आप कुछ कर रहे होते, तो हम कहते आप नहीं हैं, आप अपना मान कायम कर रहे हैं। ये अपना मान कायम करने में नाकाम हो चुके हैं, ये उनके साथ मिले हुए हैं और ये चीज़ जो है ये अपनी लूट मार में मसरूफ़ हैं और उनको कहा कि आप अपना काम करें, हम यहाँ पर अपनी लूट मार कर रहे हैं। बिल्कुल 20 सेकंड्स में अगर आप हमें बता पाएँ तो अगर ये सूरत हाल है जिस तरह फरमा रहे हैं, और ज़ाहिर है आपकी असेसमेंट आपकी पॉलिसी और रुतबे के मुताबिक होगी, तो फिर वफाक के पास क्या ऑप्शंस हैं टू डील विद केपी? देखिए, मैं बहुत जल्द अभी लेटर लिखने वालों प्राइम मिनिस्टर को मुझसे मिलूंगा, भी सही ऑफिशियल लेटर लिखूंगा ताकि रिकॉर्ड पे हो कि अगर वफाक ने आज भी खैबर पख्तूनख्वा को न संभाला और इन्हीं के हवाले किए रखा, तो मैं समझता हूँ कि अगर मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खुदा न खास्ता लाइलाज हो जाएगा, तो फिर वफाक जो कुछ भी करे खुदा न खास्ता कुछ नहीं होगा। अभी मर्ज की तशखीस करें, मर्ज का इलाज करें, क्योंकि सूबाई हुकूमत का कोई अमन अमान के ऊपर कोई सरोकार नहीं है। वफाक को जो है उस पर इंटरफेयर करना पड़ेगा, हमारे लोगों को अमन देना पड़ेगा, और अगर अमन नहीं होगा, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ का इलाज, मर्ज की तशखीस करनी चाहिए, इलाज करना चाहिए इससे पहले कि वो लाइलाज हो जाए। थैंक यू वेरी मच गामना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी। आइए नाज़रीन, अब कौमी असम्बली और पार्लिमान दोनों ईवानों की बात कर लेते हैं। आज कौमी असम्बली को चलाने के लिए एक कमेटी बनाएगी जिसको मैं हंगामा रोक कमेटी कहता हूँ, कि किसी न किसी तरीके से तमाम जमातें इकट्ठी हों और एक कमेटी के अंदर बैठ के फैसला करें कि कौमी असम्बली को कैसे चलाना है। साथ ये भी बात हुई कि आपको एक चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहिए। हमारा तो ख्याल है कि तमाम चार्टर्स जो हैं वो पार्लिमान बनाती है, पार्लिमान को चलाने के लिए भी चार्टर बनाने की ज़रूरत है। वलीद इकबाल साहब हमारे रिप्रेजेंट करें तहरीक इंसाफ की तरफ से, सीनियर लीडर हैं, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडेट, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, कह रहे थे कि हम कुछ फजूल से काम करें जमहूरियत के ऊपर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, आपका शुक्रिया। गुरमानी साहब, हमारे दोस्त जुल्फ़कार गुरमानी, साफ़ी तज़ियाकार, पार्लिमान कवर करते हैं, इनका भी शुक्रिया। तो सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, ये अच्छी बात है कि एक कमेटी के ज़रिए हम एक ईवान चला रहे हैं कौमी असम्बली, उसके बाद ऐन मुमकिन है कि सेनेट की भी बारी आए। ये ठीक, इज दैट द राइट वे फॉरवर्ड? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नहीं जी, कुएं में डालना हो किसी चीज़ को ना, मेरे ख्याल में तो एक कमेटी बना दें। ठीक, कायमा कमेटियाँ एक और चीज़ होती हैं, उसका फिर भी कुछ ऐसी कमेटियाँ, वो तो ज़ाहिर है एक निज़ाम का हिस्सा है, कुछ ऐसे उनके सदूर हैं या चेयरमैन हैं जो कि फिर अपना काम पूरे कुव्वत के साथ करते हैं और उनको वो दाद के मुस्तहक हैं, और मैं उनकी मिसालें भी दूंगा। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में कमेटी क्या, पूरी पार्लिमान, आज का शायद बयान है, मैं देख रहा था टेलीविज़न पे, कम टीवी देखता हूँ लेकिन आज मेरी इट कॉट माई आई, और वो शायद खाकान अब्बासी साहब का वो था स्टेटमेंट कि ये तो पूरे की पूरी असेंबली एक ऐसा चौकी मार है। ये यहाँ तक मतलब हमारी जो आइन है, और जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा हूँ और दोहरा रहा हूँ कि क्राइम्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन के ख़िलाफ़ जो जराइम है उनकी शिद्दत इस तरह से बढ़ती जा रही है कि अब ये नौबत आ गई है कि उस पे पार्लिमान पे धावा बोला जाए, उसकी बिजली काट दी जाए, नकाब पोश लोग जो हैं, जो सब जिनको नामालूम अफराद के ज़ुमरे में करते हैं, वो दाखिल हों और अबडक्ट करके ले जाएं। ये नामालूम अफराद की तनख्वाहें जो हैं ये टैक्स पेयर्स के मनी से नहीं जाती। मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा ख्याल पार्लिमान ने अगर कुछ करना है तो अब मिसाल ले तुर्की से, मिसाल ले कमेटी ये कर सकती है, मिसाल ले नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ, मिसाल ले तुर्की से, मिसाल ले इंडोनेशिया से, मिसाल ले साउथ अफ्रीका से, मिसाल ले यूके से। ठीक, क्या के हसास इदारों को अपने ताबे लेके आए, अपने आगे जवाब दे करे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए वो कमेटी बने, फिर मानूंगा। ऐसी कमेटी बननी चाहिए। मैंने तो नहीं बनानी। नहीं, हम तो ज्यादातर नहीं, हिदायत के लिए हमने आपसे रब्ता किया। जी, मैं मतलब जरा बदला संजीवी हो। बात यह है कि यही पार्लिमान है, उसने अपने मामलात
बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, यार सादिक साहब शरीफ आदमी हैं, उन्होंने ज़ोर से कमेटी बनाई है। कमेटी में तमाम पार्टी वाले हैं। पार्लिमान मेरी सावरन है, खुदा की सॉवरेनिटी मुझे मिली है, मैंने पार्लिमान को मुंतखब कर दी है। मेरा आइन मुझे ये कहता है। पार्लिमान बैठती है कमेटी या उठ खड़ी होती है, ये उनका मसला है। वो क्या फ़ैसला करते हैं मुझे उसके सामने साथ झुकाना है। अलबत्ता मैं इस इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि पार्लिमान पाकिस्तान में कोई मज़लूम यतीम सी रही है, उसकी वजह है राइट टू रूल पाकिस्तान में किसी ने नहीं माना। ना वकील अवाम का राइट मानते हैं, ना मौलवी साहब मानता है, ना अशराफिया मानती है, ना सिविल, कोई भी नहीं मानता। लेकिन ये राइट टू रन के लिए ये बेसिकली राइट टू रूल नहीं, राइट टू रन है। मतलब हमने चलाना कैसे है? असल मसला तो वही है ना जी। अगर पीपल्स, एक छोटी मिसाल, मुझे पता है शायद ये बुरा हुआ, और कम अज़ कम ये बात तो है कि कमेटी बनाई, सस्पेंड किए यार सादिक साहब। अभी मैं देख रहा था, मेरे एक दोस्त के ऊपर हमला करके पार्लिमान में आलिम दीन की पगड़ी ज़मीन पे गिराई गई। उस वक्त हुकूमत पिछली थी। हमारे कल्चर में पगड़ी गिरना बहुत बुरी बात है, और वो भी आलिम दीन की। और किसको नहीं पता कि SHO पार्लिमान चलाता नहीं था, एक कर्नल पार्लिमान चलाते थे। और प्राइम मिनिस्टर में हिम्मत थी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि वो अल्लाह ऐलान कहते थे कि जब मेरा बिल पास नहीं होता तो मैं उनको बुला लेता हूँ। योर टेक ऑन दिस, आप जमहूरियत पे काम कर रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि ईवान को चलाने के लिए एक कमेटी तरतीब देनी पड़ेगी? आई थॉट ये नॉर्मली तो पार्टीज आपस में बैठ के तय कर लेती हैं, स्पीकर का चेंबर मौजूद होता है, वहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्या कोई इनोवेटिव मेथड है? बहुत शुक्रिया तला साहब। देखिए, मैं तो खुद बड़ा हैरान हूँ। मैंने उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो नहीं पढ़े कि कमेटी क्या करेगी, लेकिन मुझे तो बाज़ार गैर ज़रूरी चीज़ लगती है, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बाकायदा रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब मौजूद है। एक एक चीज़ उस पर लिखी हुई है। मतलब ये कि असम्बली के प्रेसिडेंट से किसी असम्बली के मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्डिंग तो बाद की बात है, मतलब ये कि उसकी चारदीवारी के अंदर किसी को नहीं जा सकता। इवन लॉजेस भी, लॉजेस के बारे में ज़रा मशकूक है, वो उसका हिस्सा नहीं है, प्रेसिडेंट का हिस्सा नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कमेटी अगर बनाना मकसूद है तो मुझे नहीं समझ आता कि वो कौन सा नया ग्राउंड ब्रेक करेगी और क्या करेगी। स्पीकर साहब, जमहूरियत पे में कहते हैं कि एक ही डिक्टेटर की गुंजाइश है, वो स्पीकर होता है, हु कैन मेक एनी ऑर्डर बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर इक़दामात करने हैं तो स्पीकर साहब के पास इख्तियारात भी मौजूद हैं, इतना बड़ा अमला भी मौजूद है, इंक्वायरी भी उन्होंने एक ऑर्डर कर दी हुई है। तो मैं नहीं समझता कमेटी क्या करेगी। और ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, ये असल में वो चीज़ें हैं जिससे ये लगता है, ये एहसास होता है, दिल को इत्मीनान होता है कि कुछ हो रहा है। जो चीज़ें मौजूद हैं लिखी हुई। आपने मेरा जुमला उचक लिया, पता नहीं क्या आप सोच, मैं भी यही सोच रहा था कि जब ये डंग टपाओ किस्म के काम होते हैं कि ये वक्त गुजर जाए, किसी लोगों को एहसास होता है कुछ हो रहा है। अब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुरबानी साहब से पूछेंगे कि क्या वाकईतन वहाँ पे सेंटीमेंट ये था कि किसी तरीके से ये फेज़ गुजर जाए जिसके ऊपर आपने एतराज़ उठाए, जिसका आपने माजी का हवाला दिया और जिसके ऊपर आइनी तौर पर जिसकी रिडंडेंसी को आपने हाईलाइट किया, वाकईतन इसकी यही वजह है या कुछ संजीदा मामला है? पार्लिमान को क्या अब कमेटी चलाएगी? ईवान को क्या कमेटी चलाएगी? गुरमान साहब, क्या माहौल क्या है वहाँ पे? संजीदा तजवीज़ है ये या क्या? सर, कमेटी से हटके अगर आज कौमी असम्बली का इजलास देखें, सेनेट का देखें, वैसे जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो मेरे जहन में भी ये सवाल था कि सारे कौमी असम्बली के मेंबरान क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, सेनेटर क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे, क्योंकि वहाँ पे सेनेट का इजलास भी था और कौमी असम्बली का इजलास भी था और एक ही वक्त में मेंबरान वहाँ पर मौजूद भी थे। लेकिन जिनको गिरफ्तार, यहाँ तक कि कोई अगर आमिर डोगर साहब बाहर आके पूछ भी रहे थे ना गिरफ्तार किन को करना है, तो उनको भी नहीं बताया जा रहा था। जो आ रहा था उनको भाई किन को गिरफ्तार करना है किन को नहीं, वो उनके जहन में था। लेकिन बुनियादी तौर पर सर ये सवाल ये है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं या बैरिस्टर साहब से, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, मुझे एक हैरत ये भी हुई कि अयाज सादिक साहब ने जो जिक्र किया कि वो 2014 में भी मैं स्पीकर था, मुझे इस बात पर हैरत हुई कि तब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तब भी इस्लामाबाद के अंदर पुलिस थी, तब भी अपोजिशन में तहरीक इंसाफ थी, डी चौक पे बैठे हुए थे।
तो ये जब वहाँ से निकलते थे तो पुलिस को गुल्लू बट करके इतना वो फेंटी लगाते थे, यहाँ तक SSP असमतुल्लाह जुनेजो को सामने तशद्दुद का निशाना था, लॉजेस में था, पार्लियामेंट के अंदर आते थे। तो क्या नवाज शरीफ साहब की तब हुकूमत अयाज सादिक जब स्पीकर थे तब वो इतने, और ये इस्लामाबाद की IG और तब की इस्लामाबाद की पुलिस इतनी ताकतवर नहीं थी कि पीछे तहरीक इंसाफ के लोग डंडे लेके घूम रहे थे, आगे ये सारी पार्लियामेंट और सारे जो थे, तब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। और आज शहबाज शरीफ साहब इतने ताकतवर, आज की IG इतनी ताकतवर कि पार्लियामेंट के अंदर आके उनको गिरफ्तार करते हैं। तो सर ये मुझे पहले ये बताएंगे, आई एम श्योर नोट किया होगा, बट लेट मी गो बैक टू यू। सो आपने किसी न किसी तरीके से तो काम को चलाना है, एतराज़ात आपके अपनी जगह पर बजाय, बट देयर इज़ अ होल हिस्ट्री टू इट। इमरान खान साहब के बयान करने ने हवाला दिया कि जब हमारे पास कोरम पूरा नहीं होता था तो कर्नल साहब को हम बुला लेते थे, तो वो कोरम पूरा कर देते। That was the wrong side of history। और मैं कभी भी उसके सपोर्ट नहीं करूंगा, हमेशा उसकी मजम्मत करूंगा। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मैं भी 6 साल सेनेट में रहा हूं, मुझे किसी करनैल वरनैल ने कभी फोन नहीं किया, मुझे पता था मेरी ड्यूटी क्या है। ठीक, तो जिनको अपनी ड्यूटी का नहीं पता, या जो लोग कोई सियासी यतीम जो आके PTI के खाते में डाल दिए थे, उनको काबू करने के लिए अगर ऐसी एलिमेंट्स की जरूरत थी, वो खिलाफे आईन और खिलाफे कानून तो था ही, उस वक्त भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ है। लेकिन आज बहुत सी हदें और ज्यादा पार हो गई। मसलन मैं आपको ये अभी आपने महबूब साहब के पास को मिसाल है, ये तो पूरी इन्होंने एनसाइक्लोपीडियाज लिखी हुई है ना, इनके पास को मिसाल है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से प्रीसिंक्ट्स में पार्लियामेंट के कोई दाखिल हुआ हो, और वो भी नकाब पोस्ट लोग दाखिल हुए हो, वो इदारे जो जवाबदेह हैं। CDA जो है वो बिजली और IS को करता है, बिजली काट दी है। मतलब ये किस तरह की एलिमेंट्स हैं जिनकी मैं कहता हूं कि हावी है इस तरह से कि ये क्या फेडरल मिनिस्टर्स और क्या नहीं, और SAPMs, ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा नजर आ रहे हैं आज। और स्पीकर असेंबली जो है वो ऐसे मतलब बेबस है। मैं कह रहा हूं, मैं मिसाल देना चाहता हूं कमेटी और कमेटी चेयरमैन की। मुस्तफ़ा नवाज खोखर सेनेटर रहे, फिर इस्तीफा दिया उन्होंने, ह्यूमन राइट्स की कमेटी के चेयरमैन थे। ही समन्ड फ्रंटियर कोर के इंस्पेक्टर जनरल, एक 3 स्टार जनरल थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जनरल सरफराज। वहां एक तालिब इल्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ग्वादर में हुई थी, और उसके लिए ह्यूमन राइट्स की कमेटी जो सेनेट की थी समन्ड ए सिटिंग 3 स्टार जनरल। बड़ा शोर मचा, सेक्रेटरी सेनेट ने सर्कुलर जारी किया कि जी हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिसर्स को कोई सेनेट कमेटी नहीं बुला सकती। खोखर साहब ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा, एंड द हाईएस्ट लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी अग्रीड कि जी ठीक है, जनरल साहब जाएंगे। और बल्कि मैंने खोखर साहब से आज बात भी की सुबह फोन पे, जो गेट डिटेल्स, उन्होंने कहा बड़े जेंटलमैन थे वो। स्पीकर साहब को अपने इख्तियारात का वाकई जो उनको आइन और कानून ने दिए हुए हैं वो इस्तेमाल करें। इदारों के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जो काली भेड़ें इदारों के अंदर बैठी हुई हैं और पाकिस्तान के आइन के ऊपर रोज जुर्म कर रही हैं, उनको एक्सपोज करना और उनको अकाउंटेबल होल्ड करना जरूरी है। डंग टपाओ काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं एक थोड़ा, चूँकि आपका प्रोग्राम पढ़े लिखे लोग देखते हैं, एक मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन वाज़े कर दूँ। पार्लियामान के अंदर कमेटियों की कई शक्लें होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, सेलेक्ट कमेटीज़ हैं। 20 साल पहले मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशलाइज कर रहा था, उस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट की 435 कमेटियाँ थीं। ऐसी कमेटियाँ वहाँ बनती हैं इंग्लैंड में आज भी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी बराबर है, हम तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन ये इस तरह की कमेटियाँ कोई बनाए, कानून में दस्तूर में पार्लिमानी कन्वेंशन का हिस्सा है, अल्लाह करे ये स्पाइन है। एक बात और, मैं बतौर तालिब इल्म ऑफ कानून कॉन्स्टिट्यूशनल ये कहता हूँ, सेनेट की कमेटी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर किसी जो सूबाई मैटर है किसी को तलब नहीं कर सकती। अगर पार्लिमानी कमेटियाँ करती हैं तो इलीगल एक्ट करती हैं, चाहे मेरी गवर्नमेंट के चाहे उनके। लेकिन वापस इस पे है ना, वो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब के पास जो बिलाल साहब कहते हैं कि अगर कोई जमहूरी डिक्टेटर हो सकता है, दैट इज द स्पीकर, ही हैज द पावर ऑफ कोर्स। और बहुत बड़ा मामला हुआ पार्लियामान के सो फार जो उन्होंने किया है, देखिए उन्होंने बंदे सस्पेंड किए 4, आर्मेंट जो सार्जेंट आर्म को उन्होंने सस्पेंड किया। ये जो कमेटी 16 की बनी है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस मैटर की तफ्तीश के लिए बनी। ठीक, बेसिकली उसमें सारी पार्टियां हैं, वो बैठ के देख लें। और मैंने एक तजवीज़ उस वक्त भी दी थी जब शलवारें हमारी पार्लियामेंट में टपाई गई थी। और मैं आपको बता दूं, मैं गवर्नमेंट में आता था ना, उधर अपने दफ्तर में हमें PTA वाले नहीं आने देते थे। और मैं एक दफ़ा जब इन्होंने हमला किया हमारे ऊपर आखिरी दिन, मैं भी एक एजेंसी वाले की गाड़ी में भागा था जान बचाकर। दे वांटेड टू किल मी।
PTI वांटेड टू किल मी। वहाँ चारों तरफ मेरे पास थे, तो मैं उस वक्त गाड़ी, आपका खदशा था, खबर थी आप? मेरे सामने खड़े थे जब हमला हुआ था। और इत्तेफाक देखें कि एक सिविलियन मुलाजिम ISI का बता देता, मैं भागा तो उसने कहा सर मेरी गाड़ी में बैठे, वहाँ खड़ा था, मुझे क्या पता कौन है। ही टुक मी, मतलब उस वक्त ये हालत थी। मैंने उस वक्त भी कहा था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, आज भी कहता हूँ, पार्लिमान जो है ये पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, पार्लिमान अपनी प्रिविलेजेस का ला बन रहा है। प्रिविलेज का मतलब तनख्वाह लेना नहीं होता। पार्लिमान, ब्रिटिश पार्लिमान को हाँ वो बनाए, और मैंने उस वक्त भी कहा था इधर ही ट्रायल करे सबका, और आज भी मैं कहूंगा ये बनाए ला और इनका ट्रायल करे अगर किसी में हिम्मत है तो। अमली तौर पर ये वैसे मुमकिन है, बड़ी ज़बरदस्त बातें लगती हैं, लेकिन जिसको हम सहाफ़ियाना ज़बान में कहते हैं, बहुत इस्तेमाल करें, ज़मीनी हक़ाइक़। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ है, उसके पेश नज़र इज़ इट इवन प्रैक्टिकल या नहीं, ये जो बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, ये दयानतदारी की बात है कि नहीं लगता, वरना तो देखे ना प्रिविलेजेस सारे उन रूल्स की किताब में लिखे हुए हैं, और फिर एक प्रिविलेजेस की कमेटी भी है, रूल्स एंड प्रिविलेजेस की एक कमेटी है जिसका अगर कोई ब्रीच हो तो उस कमेटी के हवाले किया। मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट की एज अ होल प्रिविलेज का, तो उस कमेटी को क्यों नहीं इन्वोक किया गया कि नई कमेटी तख्लीक कर दी गई ताकि लगे कुछ हुआ। भाई वो कमेटी बैठी है, रूल्स एंड प्रिविलेजेस की कमेटी बनती है, बिल्कुल ठीक है, उसको रेफर करें, उसके पास बहुत इख्तियारात है, वो लोगों को बुलाएं जिसको चाहे बुलाएं शहादत के लिए, और वो एक्ट कर सकती है। लेकिन नई कमेटी का जो इम्पैक्ट होता है ना, अखबार में सुर्खी जो लगती है, वो पुरानी कमेटी की तरफ रेफर करने से, लेकिन सुर्खी पाउडर की तरह 24 घंटे में ख़त्म भी हो जाती है ना, फिर आपको नई सुर्खी लगानी पड़ती है। वापस आइएगा, पार्लियामान के अंदर बड़ा कौमी असम्बली बड़ा ज़बरदस्त माहौल है जी, अल्लाह करे ये माहौल कायम रहे, कोई आपके खिलाफ बात नहीं हुई। तारड़ साहब का मैं बयान सुन रहा था, तो लग रहा था कि जिस तरह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन जब हमने इसका अभी तज्जिया शुरू किया, ये तो बुनियादी तौर पर डंग टपाओ किस्म का काम लगता है तज्जियाती तौर पर। आई एम नॉट सेकंड गेसिंग दैम। आपका क्या असेसमेंट? सर ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट का जो जैसे ही मैंने सुना ना, तो तस्वर ये नहीं था जो प्रिविलेज कमेटी की तरफ सर जो बता रहे हैं। वो प्रिविलेज कमेटी में यहाँ तक हमने देखा है कि अगर बाहर भी, यानी कहीं पाकिस्तान के किसी कोने में भी कोई MNA सेनेटर को रोकता है तो वो भी SSPs को बुला लिया जाता है। यहाँ पर तो सवाल ये है कि पार्लियामेंट की गेट पे अंदर या बाहर, यानी कोई ये तो नहीं, वो तो आपको कहीं अगर किसी इलाके में भी अगर किसी MNA को उठा लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद फिर पार्लियामान के अंदर ये इतनी अच्छी आवाजें किस वजह ये सर, क्या वजह ये है कि पार्लियामेंट चार्टर ऑफ पार्लियामेंट का जैसे ही मैंने सुना तो मुझे मुकम्मल तौर पे याद आया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तस्वुर भी उस तरफ था, अयाज सादिक साहब का जिक्र भी उस तरफ था कि जो जिस तरीके से हमने नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा के दौर में जो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब की पार्टी लड़ी थी और बाद में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वो दावत थी कि आए चार्टर ऑफ पार्लियामेंट। आई कैन अंडरस्टैंड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में चीजें कोडिफाइड नहीं है, वो तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। ये जो पार्लियामान के प्रिविलेजेस है तो कोडिफाइड है, आज लिखा हुआ है। आतिफ साहब जो तहरीक इंसाफ थे उन्होंने तो पूछ भी लिया ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिंदा है नहीं है, मुअत्तिल है, क्या है, तो तहरीक इंसाफ तो बहस को डिस्ट्रैक्ट करने मैं एक अर्ज करूं, पार्लियामान के जो प्रिविलेजेस है ना वेरी पोरली कोडिफाइड है। ये मे की किताब पे जाते हैं, इसरेक की किताब पे जाते हैं, नहीं लिखे हुए। मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं, लेकिन प्रिविलेजेस कमेटी तो मौजूद है ना। अच्छा, उस अगली बात सुने, उसमें 60% गवर्नमेंट अपोजिशन साथ उधर है तो सही ना। इसके अंदर भी अपोजिशन बैठी है, वो बुलाए उनको, वो कर सकती है। प्रिविलेज कमेटी में तो कमेटी जाके किसी SSP को बुलाती है ना। ये तो बात आगे चली गई कि स्पीकर साहब ने IG को बुला लिया ना, तो ये तो बात उससे भी आगे, हम मसला जो ये उससे आगे का हो गया है ना। ये तो पार्लियामेंट के किसी मेंबर के अलावा पार्लियामेंट पे हमले के तस्वर के तौर पे मामला देखा जा रहा है ना, तो इसको वो प्रिविलेज कमेटी से आपकी जमात की तरफ से इफ आई कुड टेक द डिबेट फॉरवर्ड, इसको इन अ वे वेलकम किया गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी कि हमारे मेंबरान, जब तक हमारे मेंबरान जिनका रिमांड हुआ है वो वापस नहीं आते, हम तमाम मेंबरान शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन इस कमेटी के मेंबरान जो हम नॉमिनेट करेंगे वो शिरकत करेंगे। सो इन अ वे आपकी जमात इस काइंड ऑफ प्लेइंग अलोंग विद दिस कमेटी, वो व्हाट इज द रीजन फॉर इसकी? क्या उन्होंने कहा कल सब आएंगे, कमेटी के नहीं, सब कहते हैं हमारे लोग शिरकत करेंगे कल का यही उनका कल सत्तर साहब जब बैरिस्टर गौर साहब ये स्टेटमेंट दे रहे थे ना कि हम जाएंगे, निकल जाएंगे, तो उसके बाद बिलावल साहब ने खिताब किया और बिलावल साहब ने उनको कहा कि आप न जाएं, रुके तो कल सारे आ रहे हैं, चले तस्हीह होगी। लेकिन आपकी जमात ने ये मामला नहीं उठाया जो हम डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं। मैं उठा रहा हूँ जी, मैं तर्जुमान हूँ अपनी जमात का। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पे खानापुरी या आपने जो कहा डंग टपाऊ काम, उससे बात नहीं बनेगी। ये एक
एक स्याह दिन है। 9 सितंबर पाकिस्तान की आइनी और पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन है, जब पार्लिमान पे धावा बोला गया। इसमें एहतसाब होना और जवाबदेही ज़रूरी है। और जो मैंने आपको कुछ 1-2 मिसालें शुरू में दी, इवन 1995 से पहले, और ये मैं क्योंकि डिफेंस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ सेनेट की, मैंने काफ़ी सारे, और थैंक्स टू महबूब साहब, इन्होंने बहुत मुझे मटेरियल्स इन्होंने भी भेजे, अदरवाइज भी मैंने अपने आप को सेल्फ टीच किया क्योंकि मेरा पेशा तो लॉ का है। ठीक, तो डिफेंस के मामलात पे 1995 से पहले बरतानिया में भी ये इदारे जो होते थे ये कानून के ताबे नहीं थे, इनके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं थी। लेकिन इंग्लिस्तान ने, बरतानिया ने भी आहिस्ता आहिस्ता ये किया। यस, फिर उनके हसास मामले बंद कमरे में इन कैमरा होते हैं, लेकिन देयर इज अकाउंटेबिलिटी, देयर इज आंसरेबिलिटी। ये तो मादर पिदर आज़ादी जो है, ये किसी भी मुल्क के अंदर, वो महजब हो या गैर महजब हो, तीसरी दुनिया हो या पहली दुनिया हो, वी नीड अकाउंटेबिलिटी, वी नीड आंसरेबिलिटी। और जिनकी ड्यूटी ये है कि पाकिस्तान में कौमी सलामती जो है वो बेहतरीन मेयार की हो, पाकिस्तान के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो हो, अगर उनके ऊपर हर वक्त ये अगवा लोगों के करने, लोगों के जबरी गुमशुदगी के इल्ज़ाम लग रहे हों, वो नकाब डाल के और फिर उससे आगे शाय लेते हुए फिर वो समझे कि पार्लियामेंट का भी कोई तकद्दुस नहीं है, तो ये अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। ये सब्सटैंटिव इश्यूज है, ये सब्सटैंटिव इश्यूज है, ये सब्सटैंटिव इश्यूज हैं और मुल्कों की मिसालें हैं। मैंने आपको नाम गिनवाए, चले बरतानिया तो एडवांस है, आपको इंडोनेशिया का, तुर्की का, साउथ अफ्रीका का, जर्मनी का, इन सब का बता रहा हूं। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको जवाबदेही का सिर्फ किया। भाई हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप गुलाम बन जाए हमारे, लेकिन फिर हम भी आपके गुलाम नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि सिंध का आईजी भी अगवा हुआ, फिर हमने जिक्र किया कि पुलिस वालों के साथ क्या हुआ, फिर लॉजिस का आपने कह दिया कि वो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत कुछ हुआ। पार्लिमान नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही था। बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास बहुत सारे मौके आए इस अकाउंटेबिलिटी की जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन हमने तमाम मौके को इसी तरीके से पसपुश डाल के किसी और तरफ निकल गए। आपको लगता है इस पर तो अभी यही होगा? मुझे यही लगता है कि यही होगा, लेकिन मैं एक और तरफ इशारा करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो वाक़या हुआ है इसको तो कोई दफा नहीं कर सकता, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसको किसी वाक़े से रिलेट करके इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, इसके बारे में बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सख्त किस्म की। लेकिन अगर अराकीन पार्लियामेंट खुद पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर नाचते हुए कागज़ फाड़ें और यूं निछावर करें, स्पीकर के मुंह पे मारें, अमले के ऊपर मारें, बजट की किताबें एक दूसरे के ऊपर मारें। वो एक खातून थी, आपकी पार्टी की मेंबर थी, उनकी आंख पे लगा, वो आंख ज़ख्मी हो गई, मेरा ख्याल पता नहीं बच गई या नहीं। इस तरह के आप रोज़ देखते हैं, प्ले कार्ड लेके आते हैं, वो दिखाते हैं, नारेबाजी होती है, बोलने नहीं देना। इन सब सारी चीज़ों ने पार्लियामेंट का तकद्दुस या उसका एहतराम इरोड किया है आहिस्ता आहिस्ता। इसका कोई कंपैरिजन इससे नहीं है। लेकिन जब इस तरह रोज़ ऐसी आप चीज़ें करते हैं तो फिर लोगों का हौसला बढ़ता है कि वो भी इसके ऊपर आके शब-खून मारे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट शुड स्टॉप हियर। और अब जो कुछ ये हुआ ना, ये वाकया, इट शुड नॉट गो अनपनिश्ड। जब तक कोई जवाबदेही नहीं होगी कहाँ स्टॉप करेगा? लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, अकाउंटेबल कोई नहीं होगा, आंसरेबल नहीं होगा, कहाँ रुकेगा ये? तो देखे ना, नकाबपोश है, अब नकाबपोश को कैसे आइडेंटिफाई करेगा? और मैं हैरान हूँ कि वहाँ CCTV कैमराज लगे हुए हैं, और किस बुनियाद पे वो सार्जेंट एट आर्म्स को किस तरह से कोई वजह होगी ना? अच्छा, आई एम नॉट बेगुनाहों को सस्पेंड कर दिया। आई हैव टू लीव इट देयर, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लीव इट देयर कि बड़ी ज़बरदस्त डिबेट होनी चाहिए और इन्हीं लाइंस पर डिबेट चलानी चाहिए। जो खानापुरी है या डांग टपाऊ है, उससे काम नहीं चलेगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ख़ुदकुशी के रुझानात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर रिजवान ताज मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात चेयरपर्सन है साइकियाट्री डिपार्टमेंट एट पिम्स, पाकिस्तान के और बल्कि दुनिया भर में रिनॉन्ड नेम्स में से एक हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। मैंने आप ही का स्टेटमेंट देखा, अखबार में छपा था, जिसमें आप ये फरमा रहे थे कि ये ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इंडिकेटर्स क्या है कि ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं सुसाइड? ये जो जनरली वर्ल्ड वाइड, नॉट पाकिस्तान ओनली, जो रेट्स हैं ना वो वेरी करते हैं एज़ पर हालात। ठीक, जिस तरह वॉर के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है सुसाइड और ये वो। सो जनरली इफ़ द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ और टर्मोइल और से इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्टीज, व्हाटएवर, वॉर और व्हाटएवर, तो आप देखेंगे कि पीपल गेट मोर डिप्रेस्ड, मोर फ्रस्ट्रेटेड, more hopeless. The key word is hopeless.
एंड देन वो फिर इस तरफ आ जाते हैं, उनका सोच आती है इस तरफ, और इस तरफ दीन की तरफ जो नहीं जाते तो फिर वो इस तरफ ज़्यादा सोचते हैं और फिर वो इतना बड़ा कदम उठाते हैं। ओवरऑल इन द पास्ट पाकिस्तान हैज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय इट्स स्ट्रॉन्ग रिलीजियस लिंक्स, बिकॉज हराम मौत है, सबको पता है, बट ओवर द ईयर्स I think the frustration level and the change in society and the media and the social media and the problems that Pakistan is going through, तो उसकी वजह से रेट्स ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं। जी नंबर्स बढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंटेड तो नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड नहीं है। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, इट्स कंसिडर्ड अ बिग स्टिग्मा, पीपल टेंड टू हाइड इट, दे डू नॉट कम टू साइकाइट्रिस्ट। वो अगर कोई सीरियस ओवरडोज लेता है या कोई अटेम्प्ट करता है and he comes for help to the hospital, they will never record it as अच्छा, ये फेल्ड जो सुसाइड अटेम्प्ट्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है ना जी? ये ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंटेड हो जिसके अंदर उसने अपनी जान ले ली, जिसने अटेम्प्ट भी किया वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं, उसका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, उसका नंबर बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों में है। जी जी बिल्कुल, वो नंबर ज़्यादा। अच्छा, इसमें मुझे हैरानी इस वजह से भी हुई क्योंकि मैं गैलप का एक सर्वे देख रहा था 2024 का कि 91% पाकिस्तानी खुदकुशी के शदीद मुखालिफ निकले। सो यू नो दे कमिटमेंट के जो हमने नहीं करना, बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम ये बाकी जो 7% 9% जो बचता है इसके अंदर आपको ट्रेंड ज़्यादा नजर आ रहा है। जी 91% बिल्कुल, तो आप का क्या ख्याल है इसमें किया क्या जा सकता है? हालात तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो what is to be done? लोगों को आपने क्या पैगाम दिया? I think because you are a very senior anchor and you are a senior media person and people listen to you, तो I think अगर हम थोड़ा सा देखें तो मीडिया का इसमें काफ़ी रोल है। ऑल द टाइम दैट यू सी वेदर इट्स सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो आपको सारा वक्त बुरी खबरें नज़र आती हैं, और डेथ, वॉर एंड, और अब आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर अगर दूसरी तरफ आप चले जाएं तो कंट्रीज़ गो थ्रू डिफरेंट क्राइसिस, और पाकिस्तान काफ़ी क्राइसिस से गुजरा है। तो अगर अभी इकनॉमिक हालात ख़राब हैं तो वो भी एक बड़ा इशू है। लेकिन आप न्यूज़ को अगर एनालाइज करें तो 90% ऑफ द न्यूज़ आर बैड न्यूज़, अनफॉर्चुनेटली, एंड पाकिस्तानी पॉपुलेशन माइंड नीड अ ब्रेक। They need a good news, they need many good news, and they need a balance between what is shown, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। And I think that is one of the key. That's my. In defense of media, frankly, अगर आप 8 से 11 बजे तक देखें तो आपको ये बहुत क्वांटम नज़र आएगा, लेकिन अगर आप सुबह 9 से 12 बजे तक पाकिस्तान टेलीविज़न देखें, यही प्राइवेट चैनल्स, वहाँ पर तो बहुत खुशी की खबरें होती हैं, खाने पक रहे होते हैं, शादियाँ हो रही होती हैं, साड़ियाँ चल रही हैं, लिबास चल रहे हैं, खेल हो रहे हैं। सो इट्स नॉट एज इफ के 24 घंटे ये हो रहा होता है। So in a way मॉर्निंग शोज आर रियली यू नो हैप्पी पाकिस्तान का इमेज भी देते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एट दिस स्टेज, at this critical stage, Pakistan needs a healthy mind, a strong mind, a mind that is more progressive than before. इतना हो कि वो अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करे और हर इंसान अपनी लेवल पे कोशिश करे कि हम क्राइसिस से निकलें और हम एक जो हमारी वैल्यू है उसके मुताबिक हम परफॉर्म करें और मुल्क को आगे लेके चलें। इसके अलावा आप किस फैक्टर पे फोकस करेंगे? और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक सुसाइड से रिलेटेड जो मेंटल इलनेस है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, सीरियस फिजिकल इलनेस बहुत बड़ा फैक्टर है। अनफॉर्चुनेटली मेंटल इलनेस को अभी तक सीरियसली नहीं लिया जा रहा। पीपल डोंट रिकग्नाइज इट। 90% ऑफ द पीपल आर डिप्रेस्ड हु कमिट और अटेम्प्ट सुसाइड। तो लोग उसको बीमारी समझते नहीं, दे डोंट बॉदर। घर में वो अपने मसाइल में इतने उलझे होते हैं, दे डोंट सी द पर्सन, उनके साथ जो बंदा है। काम को संजीदगी से लेते हैं, लेकिन नफ्सियाती जो दबाव उसको नहीं लेते, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर ये प्रिवेंट नहीं। स्टिग्मा भी तो उसके साथ है ना जी, का बाहर नफ्सियात के पास जाना और किसी और डॉक्टर के पास जाना, इसमें मेरे ख्याल में कोई भी हेल्प अच्छी हेल्प है। इट डजंट हैव टू बी अ माहिर नफ्सियात। अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, उससे बात कर ले, अगर उसको भी डिप्रेशन होता है, अगर जनरल डॉक्टर के पास चला जाए वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे बंदे के पास जाए जो समझदार हो। और टॉक्सिक कंपनी से गुरेज करे, टॉक्सिक कंपनी से गुरेज। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाएं दोस्त के पास और वो आगे सुना दे, जी आज ये हो गया, वो हो गया, वो कहेगा मैं तो आप पे हुन करने लगा साहब पे, शुक्र है तू आ गया, 2 घंटे में मिल गया। ऐसा दोस्त ना हो। एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। ये बड़े अहम मामलात उठाए डॉक्टर साहब ने। आपको अपनी सेहत का जिस्मानी और ज़हनी ख्याल रखना चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम दैट विल बी टुमारो। हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।